नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कई दिनों की हिंसा और अराजकता के बाद नेपाल को अंतरिम सरकार का मुखिया मिल ही गया। नेपाल में युवाओं के विद्रोह के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की शपथ ले चुकी हैं। वहीं सुशीला कार्की, जिनका रिश्ता भारत के काशी से खास है, आज हम आपको सुशीला कार्की के बारे में बताएंगे, बीएचयू लेकर चलेंगे, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की को काशी से राजनीति की दीक्षा मिली है। सुशीला कार्की बीएचयू की पूर्व छात्रा रही हैं और 1975 में उन्होंने यहां से एमए राजनीतिक विज्ञान की डिग्री भी ली थी। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर और सुशीला कार्की को करीब से जानने वाले प्रोफेसर दीपक मलिक बताते हैं कि वाराणसी लंबे समय तक नेपाल में एंटी मिनार्की मूवमेंट का सेंटर रहा है। 1940-80 के दशक के बीच बीपी कोइराला के नेतृत्व में वाराणसी से ही नेपाल में राजशाही के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना करती थी। बीपी कोइराला बनारस के सारनाथ रथ यात्रा और रविंद्रपुरी में रहकर यह अभियान चलाते थे। उनके ही नेतृत्व में जेपी कोइराला, शैलजा आचार्य और दुर्गा प्रसाद सुवेदी जैसे नेपाली कांग्रेस के यूथ लीडर्स एंटी मोनार्की की अलख जगाते नजर आते थे। सुशीला कार्की भी जब मास्टर्स के लिए यहां आई थी तो उनका रुझान भी एंटी मोनार्की मूवमेंट की तरफ हुआ और वो शैलजा आचार्य और दुर्गा प्रसाद सुवेदी जैसे नेताओं के संपर्क में आ जाती हैं। नेपाली क्रांति के बाद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना बीएचयू में चर्चा का विषय है। विराटनगर से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुशीला कार्की बीएचयू आई थी। यहाँ राजनीतिक विज्ञान विभाग से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की है। इसके बाद नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की दीक्षा यानी डिग्री प्राप्त की। बीएचयू में चर्चा रही कि उनके पति और दुर्गा प्रसाद सुवेदी बीएचयू के पूर्व छात्र रहे। बीएचयू में पढ़ाई के दौरान ही दोनों की मुलाकात हो जाती है और बाद में ये विवाह के संबंध में बन जाते हैं। सुवेदी नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे हैं और ऐसे में ये बीएचयू के लिए गर्व की बात है कि यहाँ की एक छात्रा आज एक देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है पूरी ये कहानी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल में हुए विध्वंसक सत्ता परिवर्तन के दौरान जहां वहां लगातार हिंसा हो रही थी, ऐसे में बड़े पैमाने पर वहां अब प्रधानमंत्री के पद पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया जा रहा है। ऐसे में सुशीला कार्की का नाम सामने आया है, जो वहां लंबे समय से काम कर चुकी हैं, सीजेआई रह चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह कि वो भारत के यानी खासतौर पर काशी के, जो पौराणिक काल से दुनिया को, देश को संदेश देता आ रहा है, वहां के बीएचयू से डिग्री हासिल कर चुकी है। तकरीबन 50 साल पहले वो यहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। यहीं पर बताते हैं कि उनकी मुलाकात भी उनके जीवन साथी से हुई। यहाँ तमाम बीएचयू के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ तो उसी डिपार्टमेंट से भी हैं। क्या कहेंगे धनंजय जी? जी, मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। मैं यहीं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया हुआ व्यक्ति इस नेपाल में जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। उसमें अगर ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है स्थिति को संभालने के लिए, तो कहीं ना कहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा दिख रही है। यह नेतृत्व की क्षमता जो यहाँ पे प्रदान करने के लिए, और जो मालवीय जी का जो उद्देश्य था कि देश के किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे अध्ययन करने के बाद यहाँ के विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कहीं कहीं विश्व के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के अनुसार विश्व के कल्याण के लिए काम करे, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का मौका प्राप्त हुआ है उनको, तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। और यह पूरे हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत काशी के लिए गौरव का विषय है कि कोई यहाँ से विद्या प्राप्त किया हुआ व्यक्ति आज 50 साल बाद भी अगर कहीं वर्तमान समय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस समय के शिक्षा का योगदान हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उनको दे रहा है। सभी वर्ग मिलकर उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए हर्ष का विषय है। क्या कहेंगे, जिस तरह इस आपात स्थिति में उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है और तभी बीएचयू का नाम निकलकर सामने आता है, तो यहाँ पर जो अध्ययन की परंपरा रही है वो खुलकर वो नेतृत्व की क्षमता दिख रही है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सुशीला जी को बधाई। भावना मालवीय जी की मानस संतान हम भी हैं, वो भी हैं, इस वजह से हम लोग को काफ़ी खुशी हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वो बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में रह के पढ़ाई की हैं, शिक्षा की राजधानी में पढ़ाई की हैं। इसके बाद वो पशुपतिनाथ जी के देश को संचालित करेंगे अब, जहाँ पे काफ़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। इसके साथ ही बनारस में रहते हुए उन्होंने जब पढ़ाई किया होगा तो यहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों से भी अवगत हुई होंगी। और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में काफ़ी खटास जैसी स्थिति भी रही है। तो उम्मीद हम ये करते हैं सुशीला जी उस भारत में जब रही हैं, पढ़ाई की हैं, यहाँ पे उन्होंने जो कुछ सीखा है उस चीज़ को वो जानते समझते हुए भारत के साथ संबंधों को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख के उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो बीएचयू में रहते हुए आदमी जिसका एक व्यक्तित्व तो परिवर्तन होता है, वो सीखता है यहाँ पे कि जीवन में कभी भी कोई भी तुमका ना मौका हो वो अच्छा करे। तो उस संबंध में मुझे लगता है कि सुशीला जी नेतृत्व अच्छा करेंगी नेपाल का, और नेपाल में जल्दी से जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए और भी छात्र हैं और सीधे तौर पर ये बड़ी बात है कि भारत और नेपाल के संबंधों में और भी बेहतरी आएगी इसी से। क्या कहेंगे जिस तरह उनका नाम सामने आता है और फिर ये पता चलता है कि वो यहीं बीएचयू से ही पढ़ाई कर गई। हम सभी काशीवासियों और खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र और यहाँ का जो परिवार है सब में हर्ष का विषय है। और इसलिए है कि जब नेपाल में इस तरीके की भयावह स्थिति पैदा होती है और इस समस्या के समाधान हेतु यदि बीएचयू का नाम आता है, बीएचयू का नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुशीला कार्की जी हैं यहाँ की छात्रा हैं, तो हम सब के लिए हर्ष की बात है। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नेपाल अध्ययन केंद्र भी है। और साथ ही साथ मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा कि ऐसी भयावह स्थिति में नेपाल का जो ये है परिस्थितियाँ जो हैं उन पर इनको बढ़ चढ़ करके सहयोग के रूप में आगे आना चाहिए। और भारत और नेपाल के जो पहले का जो मधुर संबंध था वो पुनः एक बार दिखना चाहिए, और जिससे कि वैश्विक स्तर पर एक अच्छी छवि भारत की बनेगी। बिल्कुल, वैश्विक तौर पर भी जिस तरह देश दुनिया पर अलग तरीके की संकट की परिस्थिति है, ऐसे में नेपाल में ये सत्ता परिवर्तन और भारत की तरफ से यानी सीधे कहा जाए बीएचयू का एक चेहरा वहां पर जाता है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सुशीला कार्की जी यहाँ पे आपको बताएं कि लगभग सन 1975 में यहाँ पे मास्टर की डिग्री ली। हम सभी विद्यार्थियों के लिए काशी हिंदू लोगों के लिए सुपर डुपर हाँ, हम लोगों की सीनियर हैं। हम सभी को बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन वर्तमान में नेपाल की स्थिति को देख करके मन थोड़ा विचलित भी होता है, क्योंकि वहाँ जिस हिसाब से हम सभी को घटनाएं देखने को मिलती है, किसी भी गणराज्य के लिए यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जा सकती है, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए। लेकिन वहाँ पे जो गणराज्य में जितने भी लोकतांत्रिक जितनी भी पार्टियां वहाँ सहभाग करती थी, हम लोग देखते हैं कि लगभग 17 वर्षों में वहाँ पे 15 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। तो आप नेपाल की राजनीतिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो वहाँ की राजनीति में हेरफेर में रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम रजत सिंह है और मैं मास्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी की सीनियर रह चुकी सुशीला गार्गी जी, उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वहां के प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत होने के लिए। और अभी जो वर्तमान समय में विद्यार्थी यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन की बात होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग ये देखें कि हमारी सीनियर रह चुकी वो किसी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, और ऐसे समय में उन पर विश्वास किया गया है जिस समय में देश में लोग के बीच में अफरा तफरी मचा हुआ है और लोग भरोसा कर रहे हैं, तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई छात्रा पे कर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है और इंस्पायर होने की बात है। उनसे आगे चल के हम लोग भी उनके रास्ते पे चले, उनकी तरह बने। बीएचयू के छात्रों के लिए, आप तो सीनियर छात्र भी हैं, यहाँ के छात्रों के लिए गौरव की भी बात है और ये एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। जी, तमाम परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था, छात्र संघ, चुनाव इस तरह की नहीं है, बावजूद वह महिला जो किसी तरह के चुनाव में सहभागी नहीं रही है और उसको यह मौका प्राप्त हुआ है कि मालवीय जी को, जिसको हम लोग सर्व विद्या की राजधानी बोलते हैं, इस राजधानी से निकल के एक विदेश में अपना परचम फहराने का काम करना, तो यह हमारे पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और पॉलिटिकल साइंस से संबद्ध जो एक विभाग है जहाँ पे वो छात्र पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यूनेस्को चेयर है जो शांति का संदेश देता है, तो ऐसी दिशा में हम लोग इसके लिए सकारात्मक माहौल समझ रहे हैं नेपाल के लिए कि पॉलिटिकल साइंस में जो शांति अध्ययन की छात्रा रही हैं वो जरूर शांति बहाल कराएंगी। बिल्कुल, देखिए ये बीएचयू के छात्र थे और इनके लिए गौरव की भी बात है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। सुशीला कार्की जिन्होंने
काशी विश्वविद्यालय से यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी तकरीबन 50 साल पहले, और कैसे काशी से निकलकर वो नेपाल की सीजीआई यानी चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, उसके बाद वहां स्वास्थ्य मंत्री रही। हम बीएचयू में मौजूद हैं काशी में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब तकरीबन 50 साल पहले का वक्त था जब सुशीला कार्की यहाँ पहुंची और फिर उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली यानी यूजी की डिग्री ली। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन साथी का भी चुनाव किया था। हालांकि उस वक्त वो राजनीतिक तौर पर कभी चर्चा का हिस्सा नहीं रही, ना उन्होंने खुद भी किसी तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब उनका नाम सामने आते ही बीएचयू के छात्र और खासतौर पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र खास से उत्साहित हैं और उनका कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है कि बीएचयू से पढ़ा हुआ कोई छात्र यानी यहाँ का ट्रेंड और ब्रेन किसी तरह आपात स्थितियों में, इस तरह की परिस्थितियों में कमान संभाल सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। नेपाल में राजनीति उथल पुथल के बाद पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। सर, सुशीला जी 80 के दशक में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री लेने के लिए आई थी, और उसी समय से कहा जाता है कि इनकलाबी उनका मतलब रहन सहन, बातचीत करने का तरीका था। किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि सुशीला जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ईमानदारी का निश्चल व्यक्तित्व है, कोई छल कपट नहीं है, और एक राजनीतिक व्यक्ति का भी है जो प्रौढ़ राजनीतिक है, कमज़ोर राजनीतिक नहीं। और तीसरा जो एक बड़ा भारी फैक्टर ऐड होता है कि सुशीला न्याय भी जानती हैं, चीफ जस्टिस रही हैं, वहाँ पर वकील रही हैं, तो न्याय, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई, इसमें ज़्यादातर वकील लोग थे। किस लिए वकील लोग आए? जवाहरलाल भी वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे, पक्ष विपक्ष जो लोग होते सब वकील होते थे, इसलिए कि भाई न्याय की एक पढ़ाई होती थी वकालत में, तो उसके लिए वो लड़ गए। तो ये जो चीज़ है, ये सुशीला में ये 3-4 क्वालिटीज़ हैं सुशीला जी में। इस वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक अलग किस्म की, एक निराले किस्म की का एक नेतृत्व नेपाल में एक बड़ी इनकलाबी और बड़ी गहमा गहमी के जमात में वो चुन ली गई, आम सहमति बन गई, और भी कैंडिडेट से हो सकते थे। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उनमें दम है और वो इस बात को आगे ले चल सकेंगी। मैं समझता हूँ कि सुशीला की ट्रेनिंग का जो उनके अंदर जो व्यक्तित्व है, लड़ने का जो मादा है, न्याय करने का जो मादा है, जो विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने का मादा है, इसका बहुत कुछ उन्होंने बनारस में सीखा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दिनों में सीखा, और वो अब काम में आएगी। वो एक संबल है उनका, और मैं समझता हूँ कि वो एक निश्चित तौर से आज के दौर में मैं कहूँगा कि दुनिया में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं ट्रम्प के खिलाफ, यूरोप में पेरिस में रिवोल्ट है एकदम से, सब जगह, हाँ, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सब जगह पे रिवोल्ट हुए हैं विद्यार्थियों के, नौजवानों के। अगर उन सब को मिला के देखें तो ये सबसे क्लीन एक रिवोल्ट था, जिसमें भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ एक आदर्शवादी नौजवान खड़ा हुआ और लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो उसका नेतृत्व अभी सुशीला जी को मिला है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है, एक साधारण बात नहीं है। ये एक इनकलाब का नेतृत्व जिसका एक वैश्विक मैसेज जाता है। पूरी दुनिया में ये समस्याएं हैं कि कोई एक देश की समस्या नहीं है ये, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी और भी चीज़ें, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अफ्रीका के देश हों, सब जगह ये समस्याएं हैं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं।
तो वो समस्याओं के विकल्प में क्या एक बात बनाई जा सकती है कि नहीं, ये नेपाल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होगी। इस मायने में उनके ऊपर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। बनारस से वो पढ़ी लिखी हैं, बनारस में उन्होंने ही राजनीति एक तरह से कह लिया जाए तो सीखी भी हैं। तो बनारस के अगर रिश्ते की बात करें या फिर देश के रिश्ते की बात करें तो किस तरह के आप नेपाल और भारत के रिश्ते हो सकते हैं बेहतर? देखिए नेपाल और भारत का तो बड़ा गहरा रिश्ता पहले भी रहा है, आज भी है, रहेगा भी। लेकिन हुआ क्या कि इस बीच में जो नेपाल के प्रधानमंत्री जो थे अभी जिनको इस्तीफा देना पड़ा, ओली साहब, तो वो नेपाल में एक परंपरा बनी हुई थी, जो एक स्वाभाविक परंपरा थी वहाँ पर। इसलिए नहीं कि हम बड़े मुल्क हैं और वो छोटे मुल्क हैं, लेकिन नेपाल में जो भी प्रधानमंत्री बनता था तो पहला वो विजिट जिसे कहते हैं वो भारतवर्ष में करता था। ओली साहब नहीं आए यहाँ पर, इसकी जगह बीजिंग गए वो हैं। तो उसकी तुलना में तो सुशीला कार्की जो हैं, सुशीला जी जो हैं, उनके ज़माने में निश्चित तौर से भारत और नेपाल के संबंध बहुत गहरे होंगे। लेकिन इसमें भारत को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत भी लोगों के अपने आसपास के पड़ोस में आज़ादी की लड़ाई, सिविल राइट्स की लड़ाई के लिए खड़ा होने का एक प्रॉमिस, एक प्रतिबद्धता अगर दिखाएगा, तभी ये बात गहरी होगी। ये केवल नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात नहीं है, हैं? ये है कि क्या उन आदर्शों को, जिन आदर्शों के चलते नेपाल में आज इतनी बड़ी बात हुई है, जिसकी एक प्रतीक बन गई है सुशीला कार्की, क्या उन आदर्शों में भारत भी कुछ मदद कर सकता है कि नहीं? क्या उन आदर्शों को और भी आगे बढ़वा सकता है कि नहीं? ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न उठेगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत और नेपाल के रिश्ते तो निश्चित तौर से उनके ज़माने में बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो रची बसी हैं इस देश में, रची बसी हैं बनारस में, रची बसी हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वो तो होना ही होना है। लेकिन देखना है कि उसको कैसे आगे बढ़ता है। रची बसी हैं बनारस में। आपसे अच्छे संबंध हैं सुशीला कार्की जी के। आप पिछले दिनों नेपाल गए थे, बाकायदा उनके आवास पर आपका एक खाना भी साथ में बैठकर आपने खाया। एक किताबें भी आपको गिफ्ट किया गया, जो किताब खुद सुशीला जी ने लिखा है न्याय पर। किस तरह की बातें हुई बनारस को लेकर, क्या बातें हुई, और क्या उन्हें ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में नेपाल की वो आंतरिक? उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसा कोई तूफान हम नहीं देख रहे थे, बल्कि जिस समय हम गए हुए थे उस समय उल्टा एक वो था कि हो सकता है राजतंत्र को थोड़ी सी सुगबुगाहट थी कि राजतंत्र भी आ सकता है। लेकिन जो सुशीला जी का जो सबसे बड़ी बात, देखिए एक बात है कि इन इनकलाबी विद्यार्थी जिन्होंने प्रधानमंत्री को इस तरह से वहाँ से हटाया, पूरे संसद को एकदम से ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, वो अगर किसी को नेता मानते हैं तो इसका मतलब उसमें कुछ क्वालिटी है, कुछ बात है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और ये जो जमात है जो वहाँ विद्रोह में खड़ी हुई है, वो कोई वो क्या कहते हैं, भाईचारा और कोई एकदम से ओबीडिएंट जिसे कहते हैं, एकदम फॉलोअर्स की जमात नहीं थी। वो बिल्कुल विद्रोहियों की जमात थी। तो उस जमात का में सुशीला जी स्वीकृत हुई कि वही उसकी नेता हो सकती हैं, दूसरे लोग नहीं हो सकते। क्योंकि एक सज्जन और का नाम चल रहा था, इत्तेफाक से वो रैपर गायक भी थे एक ज़माने में शुरुआत में। ठीक है, उससे कोई हम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते हैं कि रैपर गाना गा सकते हैं, लेकिन एक गाना वाना गाने वाले के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो इस तरह के हंगामी सूरत में, इसमें हंगामी हालत में थोड़े कोई एक बड़ी क्रांति का उद्घोषक बन सकता है। जब आप लोग खाने पर गए थे पूरे परिवार के साथ, वो भी थे, उनके हस्बैंड भी थे, तो किस तरह की बात हुई खाने पीने में? क्या खाने? खाना तो बहुत सिंपल था, खाना बहुत सिंपल था, और ये दिखलाता है कि सुशीला जी की कितनी सिंपलिसिटी रही है, हैं? और बातें ज़्यादातर बनारस के बारे में ही हुई, पुराने दिनों के बारे में हुई, क्योंकि उस समय इसका अंदेशा नहीं था, इसका अंदाज़ नहीं था कि इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, अचानक आ जाएगा, भूचाल की तरह आ जाएगा। तो ये सब थी, और ये था कि सुशीला लगभग वैसी ही सुशीला जी उसी तरह रह गई थी जिस तरह से बनारस में जितना उनका इनकलाबी तेवर था, वो इनकलाबी तेवर उनमें घटा नहीं था। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था। नहीं तो देखिए, एक बड़े पद में रहने पर, चीफ जस्टिस रहने के बाद और देश के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों में गिने जाने के बाद भी उनके यहाँ
केवल एक नौकर था और वो भी उस दिन छुट्टी पे था। नौकर भी नहीं था वो एक जैसे कहते हैं गार्ड टाइप का था और वो छुट्टी उट्टी पे चला गया था। खाना उन्होंने खुद बनाया। हाँ हाँ, खाना खुद बनाया, खाना खिलाया हम लोगों को। तो ये देखिए, ये जो सिंप्लिसिटी है, ये एक बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ कोई आप इस लेवल के आदमी से मिलेंगे तो उसके यहाँ 10 बावर्ची मिलेंगे आपको, हैं? और उसके घर में घुसने के लिए 2000 पुलिस बाहर खड़ी रहेगी। तो ये सब कुछ नहीं। हाँ, तो ये सिंप्लिसिटी शो करती है कि किस तरह का इनकलाबी तेवर उनमें बीएचयू के दिनों में भी था और वो तब भी कायम था। और आज तो एक प्रूफ हो गया है कि वो इस इनकलाबी जमात को एक आशा संदेश वो दे सकती हैं। और ये नेपाल की जो 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 आज घटनाएं हुई हैं नेपाल में, जिस तरह से विद्यार्थियों का, नौजवानों का एक तौर से विद्रोह हुआ है, ये विद्रोह पूरी दुनिया के लिए सबक है। भारत के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, सारे देशों के लिए ये है। सारे देशों के नौजवानों के लिए एक सबक है कि भाई अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार न कीजिए। अगर आप कोई चीज़ गलत मानते हैं तो गलत मानते हैं तो उसका प्रतिवाद कीजिए और लड़िए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये प्रोफेसर दीपक मलिक जी थे, जिन्होंने सुशीला के दौर की बातें बताई और जब पिछले साल वो नेपाल गए थे तो वो पूरी उन्होंने बताया कि कितनी सरल महिला है और इनकलाबी महिला जो आज भी उनके अंदर इनकलाब जिंदा है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।